हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल विधि शोध। आज इस एविडेंस एक्ट सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 3 तक। हमने हमारी पिछली लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसके अंदर मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, पूरा चैप्टराइजेशन दिया था। और अगर आपने वो हमारा पहले वाला वीडियो नहीं देखा हो तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। आज हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 1, 2 एंड 3। अब अगर हम बात करें सेक्शन 1 के बारे में, तो वो उसके टाइटल एक्सटेंट के बारे में बताता है, जो कि बेसिकली सभी एक्ट में अपना अलग होता है। और सेक्शन 2 इंडियन एविडेंस एक्ट का रिपील्ड हो गया है, लेकिन उसकी रिपील्ड की डेट हमें याद रखनी है, क्योंकि प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आजकल डेट भी पूछी जा रही है। और बात करेंगे हम सेक्शन 3 की, जो कि बात करेगा इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस के बारे में, जिसके अंदर हमें बेसिकली डेफिनेशंस के बारे में जानकारी लेनी है। और आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये एक तरीके से आगे आने वाले सेशंस का एक फाउंडेशन के लिए काम करेगा। अगर आपको आज की वीडियोस क्लियर हो गई हैं, आज की डेफिनेशंस क्लियर हो जाती हैं, तो आपको आगे आने वाले सेशन में बहुत कम प्रॉब्लम होंगी, क्योंकि ये डेफिनेशंस एक तरीके से फाउंडेशन का काम करेंगी। तो आप देखते हैं हमें आज क्या टॉपिक डिस्कस करने हैं। हमें आज डिस्कस करना है सेक्शन 1, जो कि कहता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट के बारे में। सेक्शन 2, जो कि रिपील्ड हो गया है, लेकिन मैंने आपको बताया कि इसकी डेट, रिपील्ड की डेट इंपॉर्टेंट है, आजकल प्री में बहुत पूछी जा रही है। और सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस, जिसके अंदर बेसिकली डेफिनेशंस के बारे में बात करेगा। डेफिनेशन किसकी? कोर्ट की, फैक्ट की, रेलिवेंट की, फैक्ट इन इशू की, डॉक्यूमेंट की, एविडेंस की, प्रूव की, डिसप्रूव की और नॉट प्रूव की। इन सभी डेफिनेशन के बारे में हमें आज डिस्कशन करना है। तो हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 1 को लेकर। सेक्शन 1 कहता है हमारा शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट के बारे में। अब इसका शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड और कमेंसमेंट अगर हम देखें, तो ये इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 कहलाया जाएगा। और ये मैंने आपको अपनी पहले वाली लेक्चर में बताया था कि 31 अक्टूबर 2019 से ये पूरे इंडिया में लागू हो गया है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अगर हम बात करें 31 अक्टूबर 2019 से पहले की, तो ये जम्मू एंड कश्मीर पर एप्लीकेबल नहीं था। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के आने के बाद इंडियन एविडेंस एक्ट जम्मू एंड कश्मीर पे भी एप्लीकेबल हो गया है। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल्ड बताया है मेरी पहले वाली लेक्चर के अंदर। आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो अब इसकी हम बात करें तो ये पूरे इंडिया में लागू है, जम्मू एंड कश्मीर के मिला करके। और ये कहाँ पर अप्लाई और होगा, तो ये हर एक जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में अप्लाई होगा, ये हर एक कोर्ट्स के अंदर अप्लाई होगा। और ये कहाँ अप्लाई होगा? ये कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स में अप्लाई होगा, लेकिन इन 4 तरीके के कोर्ट मार्शल्स को छोड़ करके। कौन सी? आर्मी एक्ट के अंदर आने वाली कोर्ट मार्शल को ये अप्लाई नहीं करेगा, नेवल डिसिप्लिन एक्ट के कोर्ट मार्शल्स को ये अप्लाई नहीं करेगा, इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट को ये अप्लाई नहीं करेगा, इंडियन एयरफोर्स एक्ट को ये अप्लाई नहीं करेगा। ये कोर्ट मार्शल्स में तो एप्लीकेबल है, लेकिन 4 कोर्ट मार्शल्स में ये एप्लीकेबल नहीं है। कौन सा? आर्मी एक्ट के कोर्ट मार्शल, नेवल डिसिप्लिन एक्ट के कोर्ट मार्शल, इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट के कोर्ट मार्शल और एयरफोर्स एक्ट के कोर्ट मार्शल। इन चारों में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। और अगर हम बात करें कि ये कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, तो ये एप्लीकेबल किसी भी एफिडेविट में एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर कोर्ट चाहे तो वो उसको एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन बिना कोर्ट की मर्जी के ये एफिडेविट पे लागू नहीं होगा। और ये किसी भी आर्बिट्रल प्रोसीडिंग पर एविडेंस एक्ट लागू नहीं होगा। अगर हम बात करें इसके एनफोर्समेंट डेट की, तो इसके एनफोर्समेंट डेट मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था
1 सितंबर 1872 को, और ये एक्ट नंबर 1 है 1872 का। और मैंने आपको ये भी बताया था कि 1872 का एक्ट नंबर 9 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ये हर एक जुडिशियल प्रोसीडिंग में लागू होगा। अब जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती क्या है उसको भी समझ लेते हैं। An inquiry is a judicial if the object of it is to determine the juror relationship between person and other or a group of a person or between him and community generally। कोई भी इंक्वायरी जुडिशियल इंक्वायरी तब बन जाती है जब उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, एक लीगल रिलेशनशिप फाइंड करना है किसके बीच में, किसी भी ऐसे पर्सन, एक पर्सन के बीच में या फिर उसके साथ किसी अन्य पर्सन के बीच में जो कि एक बड़ी कम्युनिटी को फॉर्म कर रहे हैं। और अगर हम बात करें सेक्शन 2I CRPC के अकॉर्डिंग तो उसमें जुडिशियल प्रोसीडिंग की डेफिनेशन दे रखी है। आपसे पूछ सकता है जुडिशियल प्रोसीडिंग की डेफिनेशन CRPC में कहाँ गिवन है, तो वो गिवन है CRPC के सेक्शन 2 क्लॉज I के अंदर जुडिशियल प्रोसीडिंग की डेफिनेशन गिवन है। वो क्या कहती है, अ जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूड एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के अंदर वो हर एक चीज इंक्लूड है जिसके अंदर क्या, कोई भी एविडेंस या कोई भी एविडेंस लीगली ओथ पे एक्सेप्ट किया जाता है, वो जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर इंक्लूड होता है। मैंने आपको जुडिशियल प्रोसीडिंग के बारे में बताया। आगे बढ़ते हैं इंटरप्रिटेशन क्लॉज की सबसे पहली डेफिनेशन के बारे में, और प्री में अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है। अब पहले हम डेफिनेशन समझते हैं, फिर बताऊंगा कि क्वेश्चन क्या पूछता है। डेफिनेशन है कोर्ट के बारे में। अब मैंने इसके अंदर आपको चार्ट फॉर्म में दे रखा है और मैंने कुछ नहीं किया है, उस डेफिनेशन को एक छोटा सा तोड़ा है ताकि आपको याद हो जाए। डेफिनेशन कहती है कोर्ट मीन्स एंड इंक्लूड ऑल जजेस, मैजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन हु आर लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर। डेफिनेशन कहती है कोर्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड है। कोर्ट के अंदर सारे जजेस इंक्लूड हैं, सारे मजिस्ट्रेट इंक्लूड हैं, और वो हर एक आदमी इंक्लूड है जो लीगली ऑथराइज है किसी भी एविडेंस को लेने के लिए। लेकिन उसके अंदर आर्बिट्रेटर इंक्लूड नहीं है। ये मैंने आपको सेक्शन 1 में भी बताया था कि आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स में ये लागू नहीं होता। अगर हम इस चार्ट के अंदर देखें तो पहले लिखा हुआ है कोर्ट, पहला लिखा है कोर्ट। अब कोर्ट के अंदर क्या इंक्लूड है, ऑल जजेस, सारे जजेस कोर्ट में इंक्लूड हैं, सारे मजिस्ट्रेट कोर्ट में इंक्लूड हैं, और वो हर एक आदमी जो एविडेंस लेने के लिए ऑथराइज है वो भी कोर्ट में इंक्लूड है। लेकिन कौन इंक्लूड नहीं है, आर्बिट्रेटर कोर्ट में इंक्लूड नहीं है। प्री में आपसे क्वेश्चन यही पूछता है कि कोर्ट की डेफिनेशन में कौन सा पर्सन इंक्लूड नहीं है, तो अक्सर उसका आंसर होता है आर्बिट्रेटर। आगे बढ़ते हैं। अब कोर्ट के बारे में आगे समझते हैं। तो एक केस आया था फिएट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डॉक्टर जाहिद हुसैन जिलानी। फिएट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डॉक्टर जाहिद हुसैन जिलानी। इसके अंदर क्या कहा गया था कि आर्बिट्रेटर कोई कोर्ट नहीं होता। आर्बिट्रेटर इज नॉट अ कोर्ट, बिसाइड्स इट कंज्यूमर फोरम एंड कमीशन आर ऑल्सो नॉट अ कोर्ट। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कौन से केस में ये हेल्ड हुआ था कि आर्बिट्रेटर कोर्ट नहीं होता, कंज्यूमर फोरम कोर्ट नहीं होते, कमीशन फॉर्म कोर्ट नहीं होते, तो उसका हमारा आंसर होगा फिएट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डॉक्टर जाहिद हुसैन जिलानी। अब अगर हम आगे पढ़ें तो इसमें ये लिखा हुआ है कि कोर्ट की डेफिनेशन अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, अपने आप में पूर्ण नहीं है। दिस डेफिनेशन अप्लाइज ओनली टू एविडेंस एक्ट, नॉट टू द CRPC। कोर्ट की डेफिनेशन जो इसमें दे रखी है वो CRPC से बिल्कुल अलग है और किसी भी एक्ट से बिल्कुल अलग है। दिस डेफिनेशन इज नॉट एग्जिस्टिव इन नेचर, क्योंकि ये अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। दिस डेफिनेशन इज नॉट ओनली फॉर द पर्पज ऑफ द एक्ट एंड शुड नॉट बी एक्सटेंड बियॉन्ड द लेजिस्लेटिव स्कोप। एंड इसके अंदर जज और जूरी दोनों इंक्लूड है। आगे बढ़ते हैं।
सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज की दूसरी डेफिनेशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में, जो कि बात करता है फैक्ट के बारे में। अब फैक्ट अगर हम देखें तो दो तरीके के फैक्ट होते हैं। पहला होता है फिजिकल फैक्ट और दूसरा होता है मेंटल या साइकोलॉजिकल फैक्ट। फिजिकल फैक्ट कोई भी ऐसा फैक्ट हो गया जिसको कि हम अपनी सेंसेस से देख सकें, छू सकें और अपने सेंसेस का प्रयोग करके उनको हम चाहे तो हम छू लें, चाहे उसको स्मेल कर लें, चाहे उसको देख लें। और मेंटल जो हमारे दिमाग के अंदर बात होती है। अब फिजिकल फैक्ट के अंदर तीन चीज़ें हमें याद रखनी है: एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग। फॉर एग्जांपल एनीथिंग, ये बोतल, ये वाटर बॉटल। स्टेट ऑफ थिंग, ये मेरे हाथ में पड़ी है, ये इसका स्टेट हो गया। और रिलेशन ऑफ थिंग, ये बोतल मनीष की है। तो एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग, जिसको कि केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस, इनको मैं अपने हाथों से पकड़ सकता हूँ, नाक से स्मेल कर सकता हूँ, आँख से देख सकता हूँ। तो अपने सेंसेस का इस्तेमाल करके मैं इसका प्रयोग कर सकता हूँ। तो ये हो गया फिजिकल फैक्ट। बात करते हैं मेंटल फैक्ट की या साइकोलॉजिकल फैक्ट की। एनी मेंटल कंडीशन बाय विच अ पर्सन इज कॉन्शियस, ऐसी मानसिक स्थिति जिसके कि उस आदमी के कॉन्शियस होने का पता लगे, वो होते हैं मेंटल या साइकोलॉजिकल फैक्ट। इसके आगे बढ़ते हैं तो फैक्ट होते हैं दो तरीके से, या तो फिजिकल फैक्ट और साइकोलॉजिकल फैक्ट, और पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्ट। या तो होंगे फिजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्ट या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्ट। आगे अगर हम बात करें फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्ट, फिजिकल फैक्ट आर रेफर द एक्सटर्नल फैक्ट, बाहरी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, मेरा कोई सामान, उससे मेरा संबंध, उसकी दशा। साइकोलॉजिकल फैक्ट आर इंटरनल फैक्ट, मेरे मन में क्या चल रहा है, वो साइकोलॉजिकल फैक्ट है। द सब्जेक्ट परसेप्शन बाय 5 सेंसेस इज कॉल्ड फिजिकल फैक्ट, जो मैं अपने सेंसेस का यूज करके इस्तेमाल कर सकता हूँ। फैक्ट ऑफ विच अ पर्सन इज मेंटली कॉन्शियस एंड विच कैन नॉट बी फिजिकली ऑब्जर्व आर नोन एज साइकोलॉजिकल फैक्ट। अब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में किसी के बारे में क्या राय है, वो कोई और आदमी कैसे पता लगा सकता है? कोई और आदमी अपने सेंसेस का इस्तेमाल करके कैसे पता लगाएगा? वो तो पॉसिबल नहीं है। तो वो हो गए साइकोलॉजिकल फैक्ट। फॉर एग्जाम्पल आपके इलस्ट्रेशन में भी दे रखा है कि किसी ने कुछ कहा, वो एक फैक्ट है। किसी ने कुछ सुना, वो एक फैक्ट है। किसी ने कुछ देखा, वो एक फैक्ट है। मेरी किसी मिस्टर एक्स के बारे में कोई ओपिनियन, वो एक फैक्ट है। मेरी किसी मिस्टर एक्स के बारे में, उसकी रेपुटेशन के बारे में कोई ओपिनियन, वो एक फैक्ट है। तो ये सब चीज़ें फैक्ट में कंसिडर की जाएंगी। आगे बढ़ते हैं फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्ट। फिजिकल फैक्ट विच आर केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस, ये हमने डेफिनेशन में पढ़ लिया था। अब सेंसेस से क्या? चाकू हम हाथ से पकड़ सकते हैं, गन, ब्लड स्टेन्स, क्लोथ, ये सब फैक्ट्स के अंदर कंसिडर किए जाएंगे। साइकोलॉजिकल फैक्ट विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस बट दे कैन नॉट बी मेड परसीव बाय सेंसेस, मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे मन में क्या चल रहा है वो आपको कैसे पता लगेगा? आप अपनी सेंस यूज करके मेरे मन की बात कैसे जान सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। तो ये फिजिकल फैक्ट में, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट में आएंगे, मेंटल फैक्ट में आएंगे। एग्जाम्पल देख ले, that who has murdered A is a fact, but that B was searching him since yesterday is a mental fact. आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्ट। एग्जिस्टेंस, जो ऐसा फैक्ट जो किसी की एग्जिस्टेंस बताए, वो हो गया पॉजिटिव फैक्ट, और जो किसी की नॉन एग्जिस्टेंस बताए, वो हो गया नेगेटिव फैक्ट। आगे बात करते हैं। अब एक जूरिस्ट हुए थे पैटर्न, उन्होंने एक डेफिनेशन दी है, अ फैक्ट इज अ रॉ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ विच लॉ क्रिएट्स सर्टेन राइट्स एंड ड्यूटी। पैटर्न के अकॉर्डिंग एक फैक्ट जो होता है वो एक लॉ, एक रॉ मटेरियल होता है जिससे कि एक लॉ किसी के राइट्स या किसी की ड्यूटीज को क्रिएट कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। इसी सीरीज में हमारी तीसरी डेफिनेशन आती है रेलिवेंट, जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं सुसंगत।
रेलिवेंट हिंदी में बोलते हैं सुसंगत। अब अगर मैं हिंदी में बात करूं तो एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से इस तरीके से सुसंगत माना जाएगा, उस प्रकार माना जाएगा जब वो किसी दूसरे फैक्ट से इस तरीके से जुड़ा हुआ हो जो कि कहाँ मेंशन किया गया है, सेक्शन 5 से लेकर 55 के प्रोविजंस में मेंशन किया गया है। One fact is said to be relevant to another when it is connected with the other fact. वो किसी दूसरे फैक्ट से जुड़ा हुआ हो किस तरीके से, by any of the way, जो कि कहाँ दे रखे हैं, referred in the provision of this act under section 5 से 55। अब सेक्शन 5 से 55 किसकी बात करता है? रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट की बात करता है। आगे बात करते हैं। अब रेलिवेंट के दो मीनिंग है यहाँ पे, पहला है कनेक्टेड और दूसरा है एडमिसिबल। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे रेलिवेंट के कितने मीनिंग है, तो पहला हो गया कनेक्टेड, दूसरा हो गया एडमिसिबल। आगे बात करते हैं। स्टीफन्स ने एक डेफिनेशन दी है रेलिवेंट के बारे में। रेलिवेंसी मीन्स कनेक्शन ऑफ एन इवेंट एज कॉज एंड इफेक्ट। किसी भी इवेंट का कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप जो बताए वो रेलिवेंसी है। दिस कनेक्शन शुड बी इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 5 से 55 ऑफ दिस एक्ट। और ये इसका संबंध किससे जोड़ा गया है? सेक्शन 5 से लेकर 55 तक। सेक्शन 24 इज कनेक्टेड विद 28। आगे पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इंटरप्रिटेशन क्लॉज की, फैक्ट इन इशू, हिंदी में बोलते हैं झगड़े की जड़, और इसका एक और नाम है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। अब कोई भी अगर मुद्दा उठता है तो उसके पीछे की एक जड़ होती है, उसके पीछे का एक वो विवाद होता है जिसके आधार पर केस आगे बढ़ता है। तो ये वही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैक्ट इन इशू। अब इसके अगर हम पहले डेफिनेशन समझते हैं। एनी फैक्ट ऑफ विच और आइदर बाय इटसेल्फ विच इज कनेक्टेड विद अदर फैक्ट विच शोज द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ नेचर और एग्जिस्टेंस किसका? किसी भी राइट का, किसी भी लाइबिलिटी का, किसी भी डिसेबिलिटी का। which are asserted or denied of any suit or proceeding necessarily false। अब इसको मैं तोड़ के बताता हूँ हिंदी में। फैक्ट इन इशू क्या होता है? कोई भी फैक्ट या तो खुद या किसी दूसरे फैक्ट के साथ मिलकर के क्या करेगा? किसी भी फैक्ट की एग्जिस्टेंस बताएगा या किसी भी फैक्ट की नॉन एग्जिस्टेंस बताएगा, और उसके साथ साथ किसी भी राइट, लाइबिलिटी या डिसेबिलिटी का नेचर बताएगा या उसका एक्सटेंट बताएगा, जो कि किसी भी सूट या प्रोसीडिंग में या तो एक्सेप्ट किए गए हों या डिनाइड किए गए हों। ये फैक्ट इन इशू कहलाया जाता है। अब इलस्ट्रेशन से हम समझते हैं। ए के ऊपर बी के खून का ट्रायल चला। अब उसके अंदर फैक्ट इन इशू क्या बने? फैक्ट इन इशू बने क्या ए ने बी का खून किया, क्या बी की मृत्यु ए के मारने से हुई, क्या बी की मृत्यु ए के डंडा मारने से हुई। ये सब पॉइंट्स फैक्ट इन इशू कहलाए जाएंगे। आपके बैरेक्ट में सारी इलस्ट्रेशन गिवन है, आप वहां से देख सकते हैं। ऑल्सो नोन एज एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। फैक्ट इन इशू मीन्स अ फैक्ट which is disputed and on the basis of which judgment of the case is based। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि किसी भी विवाद की शुरुआत के लिए कोई फैक्ट इशू होना चाहिए और उसी के बेसिस पर जजमेंट सुनाई जाती है। अ फैक्ट विच इज नेसेसरी एलिमेंट ऑफ एनी राइट और लाइबिलिटी, बताया था मैंने, एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, लाइबिलिटी एंड डिसेबिलिटी। इसी के आधार पर किसी की भी राइट और लाइबिलिटी को हम डिसाइड कर सकते हैं। Fact in issue are also called main fact and they are the backbone of the legal proceeding। लीगल प्रोसीडिंग का कोई भी फाउंडेशन होगा तो वो होगा फैक्ट इन इशू। उसी के आधार पर केस चलेगा और उसी के आधार पर जजमेंट पास की जाएगी। एंड आर फ्रेम्ड बाय द कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्लीडिंग। आगे पढ़ते हैं। अगली डेफिनेशन आती है डॉक्यूमेंट के बारे में। अब डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है और क्या इंक्लूड है? मीन्स एंड इंक्लूड कोई भी मैटर
जो कि एक्सप्रेस हो और डिस्क्राइब्ड हो किसी भी सब्सटेंस के ऊपर। किस तरीके से? लेटर, फिगर और मार्क, या इनमें से किसी भी दो तरीकों से, जो कि इंटेंट होंगे यूज के लिए किसी भी कोर्ट में एज अ एविडेंस। डॉक्यूमेंट मीन्स एंड इंक्लूड एनी मैटर whether express or express or described upon any substance by means of letter, figure or marks, or by more than one of those means which are intended to be used or may be used for the purpose of evidence or for recording in a court। तो वो डॉक्यूमेंट कहलाए जाएंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या डॉक्यूमेंट सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर होता है जिस पर कुछ लिखा हुआ हो? तो आंसर होगा नहीं। अब सेम एग्जांपल ले रहा हूँ, ये बॉटल है, इस बॉटल के ऊपर जो लिखा हुआ है, बॉटल सब्सटेंस हो गई, इसके ऊपर जो लिखा हुआ है ये मैटर, XYZ कुछ भी लिखा हुआ है ये मैटर होगा, और ये बॉटल सब्सटेंस हो गई। अब इस सब्सटेंस के ऊपर कोई भी मैटर है, अब चाहे वो लेटर हो, चाहे वो फिगर हो, चाहे वो मार्क हो, या चाहे वो लेटर फिगर हो, फिगर मार्क हो, मार्क लेटर हो, या कोई भी कॉम्बिनेशन, तो ये भी अपने आप में एक डॉक्यूमेंट कहलाया जाए। किसी भी चीज़ के ऊपर लिखा हो, जिसके ऊपर लिखा है वो सब्सटेंस है और जो लिखा है वो मैटर है, तो वो अपने आप में डॉक्यूमेंट कहलाया जाएगा। और वो डॉक्यूमेंट क्यों कहलाया जाएगा? अगर वो कोर्ट में पेश करने योग्य है किसी भी फैक्ट इशू के अंदर, किसी भी केस के अंदर, तो वो डॉक्यूमेंट कहलाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसी डेफिनेशन की सेम टू सेम डेफिनेशन दे रखी है हमारी इंडियन पीनल कोड के अंदर, सेक्शन 29 के अंदर, सेक्शन 29 के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अगली डेफिनेशन एविडेंस एक्ट की, एविडेंस की ही डेफिनेशन है। एविडेंस दो तरीके के होते हैं, एक तो ओरल और एक डॉक्यूमेंट्री, मौखिक और डॉक्यूमेंट्री। अगर हम बात करें ओरल की, तो इसके अंदर हम बात करेंगे ऑल स्टेटमेंट which the court permits or required to be made before it by its witness in relation to matter of fact under inquiry। ओरल एविडेंस की अगर हम बात करें तो वो हर एक स्टेटमेंट जिसको कि एक कोर्ट परमिट करे या एक कोर्ट अलाउ करे, उसको पेश करने के लिए किसके द्वारा? उसके विटनेसेस के द्वारा। और वो जो स्टेटमेंट होंगी, वो जो विटनेस होंगे, वो किससे जुड़े हुए होने चाहिए? इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी। जो मुद्दा चल रहा है, जो विवाद चल रहा है, उससे ही संबंधित स्टेटमेंट होने चाहिए और उससे ही संबंधित विटनेस होने चाहिए, तो वो होंगे ओरल एविडेंस के अंदर। अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस की, तो ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट। डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस की अगर हम बात करें तो वो हर एक डॉक्यूमेंट जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी शामिल है, वो इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट के लिए प्रोड्यूस किए गए हैं, वो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाए जाएंगे। आगे बात करते हैं। दिस स्टेटमेंट ऑफ काइंड ऑफ एविडेंस रादर द डेफिनेशन ऑफ एविडेंस। द डेफिनेशन इज डिफेक्टिव डेफिनेशन। अपने आप में परिपूर्ण ये भी नहीं है। इट इंक्लूड ओनली टू काइंड ऑफ डेफिनेशन बट दैट डज नॉट मीन्स दैट देयर कैन नॉट बी एनी अदर काइंड ऑफ एविडेंस। और भी कई तरीके के एविडेंसेस हो सकते हैं, सिर्फ ये दो एविडेंस हो जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं। व्हेन अ जज इंस्पेक्ट द सीन ऑफ ऑकरेंस एंड ड्रॉ अ चार्ट ऑफ इट, दैट इज ऑल्सो एन एविडेंस दो थॉट इट इज नाइदर ओरल स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस नॉर द डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द पार्टीज बट इन अ वे इट इज डॉक्यूमेंट। अब जरूरी नहीं है कि जब कोई केस आया है तो वो इन्हीं के आधार पर जज साहब कुछ सुनाए, वो अपने तरीके से सर्कमस्टांशियल पे भी जा सकते हैं। इसीलिए ये कहा गया है कि सिर्फ ओरल और डॉक्यूमेंट्री नहीं है, इनके अलावा भी कई तरीके के एविडेंसेस हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब क्लासिफिकेशन की गई है एविडेंसेस की। पहला क्लासिफिकेशन है डायरेक्ट और सर्कमस्टांशियल, दूसरा है रियल और पर्सनल, तीसरा है ओरिजिनल और अनओरिजिनल, चौथा है सब्सटेंटिव और नॉन सब्सटेंटिव, पांचवा है प्रोसिक्यूशन एविडेंस और डिफेंस एविडेंस। आगे बढ़ते हैं। पहला आता है डायरेक्ट और सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बारे में।
Direct means any fact which without the intervention of any other fact prove the existence of fact. डायरेक्ट मतलब हो गया रियल एविडेंस जिसके अंदर किसी का भी इंटरवेंशन नहीं है, ओरिजिनल एविडेंस है जो कि सीधा सीधा एग्जिस्टेंस प्रूव करेंगे किसी भी फैक्ट इन इशू का. इट इज जनरली और सुपीरियर कॉग्नेंसी. इट्स एडवांटेज इज दैट देयर इज ओनली इन सोर्स ऑफ एरर दैट इज फॉलिएबिलिटी ऑफ टेस्टिमोनी. इसमें फॉल्सहुड के चांसेस बहुत कम होते हैं. Example: A is tried for setting fire to the house of B. Disposed that he saw the setting fire to the house. सच अब किसी विटनेस ने किसी को आग लगाते हुए देखा, लाइव देखा, और अगर वो विटनेस दे तब तो उसकी विटनेस हो गई रियल. अब अगर मैं कहूँ कि मैंने बी को एक्स के घर में आग लगाते हुए देखा और मेरी बात मिस्टर सी कहे तो वो डायरेक्ट एविडेंस नहीं होगा. अगर मैंने ही देखा मिस्टर एक्स को आग लगाते हुए और मैं ही कहूँ तो वो डायरेक्ट एविडेंस होगा. Circumstantial evidence. Circumstantial is that which relate to series of the other fact than the fact in issue. जो कि एक सीरीज में चल रहा है लेकिन उसका एक पार्ट है लेकिन वो एक्चुअल पार्ट नहीं. बट एविडेंस हैव फाउंड सो एसोसिएट विद द फैक्ट in issue and in relation to the cause and effect that it lead to satisfactory collusion. It is not to be confused with hearsay or secondary evidence. It is always direct और primary. आगे बढ़ते हैं. इसके अंदर एक केस आया था मारिया वेंकट राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस के केस के अंदर all the circumstances should be established by independent evidence. जो भी circumstances एस्टेब्लिश किए जाएंगे वो एक इंडिपेंडेंट एविडेंस के द्वारा ही एस्टेब्लिश किए जाएंगे एंड दे शुड फॉर्म अ कंप्लीट चेन. और उसके लिए एक कंप्लीट चेन फॉर्म करनी जरूरी है. कोई बीच में ब्रेकेज अलाउ नहीं किया जाएगा. ब्रिंग हैंड्स द गिल्ट ऑफ द एक्यूज विदाउट गिविंग द रूम ऑफ द अदर हाइपोथेसिस. मतलब अगर हमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को यूज करना है तो उसकी एक पूरी चेन देखी जाएगी ना कि एक पर्टिकुलर पार्ट. आगे बढ़ते हैं. इसी के अंदर एक और केस आता है शरद बिरदीचंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. इसके अंदर हमें 5 पॉइंट दिए गए हैं. द सर्कमस्टांसेस फ्रॉम विच द कॉल्यूजन ऑफ गिल्ट इज टू बी ड्रॉन शुड बी फुल्ली एस्टेब्लिश. जो भी सर्कमस्टांसेस हमने बिल्ड किए हैं वो पूरी तरीके से एस्टेब्लिश होने चाहिए. Fact so established should be consistent only with hypothesis of guilt. Circumstances should be of conclusive nature and tendency. They should exclude every possible hypothesis except the one to be proved. There must be a chain of evidence so complete as not to leave any reasonable ground for collusion consistent with the innocence of accused and must show that in all human probability that the act must have done by accused. आगे बढ़ते हैं. इसी के अंदर एक और केस आता है पडला वीरा रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. इसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने 3 गाइडलाइंस दी है किसी भी सर्कमस्टांशियल एविडेंस को लेने के लिए. क्या है? द सर्कमस्टांस फ्रॉम विच द inference of a guilt is sought to be drawn must be cognately and firmly established. Circumstances should be a definitive tendency, urgency pointing towards the guilt of accused. Circumstances taken cumulatively should be form a chain to complete that there is no escape from the collusion that within all human probability the crime committed by accused and none else. आगे बढ़ते हैं रियल और पर्सनल एविडेंस के बारे में. इट रेफर्स टू एनी मैटर विच द कोर्ट perceive itself
ये हो गया रियल, जो कि कोर्ट अपनी तरफ से प्रिसीव करे, वो हो गया रियल। अब एग्जांपल ले ले, दैट द मैन स्टैंडिंग बिफोर अ जज हैज गॉट अ स्केयर ऑन हिज फेस। कोई आदमी खड़ा है जज साहब के सामने और उसके यहाँ पे खरोच आ रखी है, तो वो एक अपने आप में एविडेंस है और जज साहब उसको देख सकते हैं। एंड द ऑब्जेक्ट बाय विच ऑफेंस इज alleged टू हैव बीन कमिटेड, ये भी एक अपने आप में एविडेंस है। और पर्सनल एविडेंस इज दैट विच इज अफोर्डेड बाय ह्यूमन एजेंसी, जो भी एनजीओ हैं उनके द्वारा कोई भी पेश किया गया एविडेंस वो पर्सनल एविडेंस में आ गया। ओरिजिनल और अनओरिजिनल, ओरिजिनल एविडेंस द प्रोडक्शन ऑफ द थिंग प्रूव्ड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, वो ओरिजिनल हो गया, और उसकी कॉपी वो अनओरिजिनल हो गया। जैसे कि किसी भी सेल डीड की कॉपी हो गई, वो एक डुप्लीकेट में आ गई, कॉपी में आ गई। आगे बात करते हैं सब्सटैंटिव और नॉन सब्सटैंटिव एविडेंस। सब्सटैंटिव, दैट ऑन विच लाइन्स कैन बी प्लेस फॉर डिसीजन ऑफ केस, और जिसमें डिसीजन नहीं है वो नॉन सब्सटैंटिव आ गया। अब आता है हमारा हियरसी। हियरसी एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, तो इसके ऊपर हमें ध्यान देना है। अब हियरसे का एक और नाम है सेकंड हैंड एविडेंस या डेरिवेटिव एविडेंस। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि हियर सेकंड हैंड एविडेंस का दूसरा नाम क्या है, तो उसका नाम है डेरिवेटिव या हियरसे एविडेंस। Hearsay means whatever a person in information given by someone else, or it may be synonymous with irrelevant. Irrelevant का दूसरा नाम hearsay, या कोई ऐसी जानकारी जो किसी ने और किसी को दी है, डायरेक्ट नहीं आई, वो hearsay में आ गई। The test to distinguish between direct and hearsay evidence is it is direct evidence if the court to act upon it had to rely only upon the witness, where it is hearsay if it is has to rely not only upon the witness but some other person also. hearsay एविडेंस के ऊपर बेसिकली कोर्ट रिलाई नहीं करती, और अगर कोर्ट चाहे तो उसके ऊपर रिलाई कर सकती है, लेकिन उसको पहले प्रूव करना पड़ेगा। अब इसके कुछ एक्सेप्शन है। रेस जस्टिस सेक्शन 6, ये हम अपनी फर्दर वीडियो में देखेंगे। एडमिशन एंड कन्फेशन, ये भी हम अपनी फर्दर वीडियोस के अंदर देखेंगे। स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 32 डैंग रेगुलेशन, ये भी हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। 34 एंड 35 सेक्शन ये भी देखेंगे, और एक्सपर्ट स्टेटमेंट ऑफ एक्सपर्ट अंडर ट्रीटीज, इसको भी हम अपनी आगे आने वाली फर्दर वीडियोस में कंसिडर करेंगे। अब अगली डेफिनेशन है प्रूव्ड की। अगर आपको प्रूव्ड की डेफिनेशन समझ में आ गई तो आपको इससे अगली वाली डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगी। प्रूव्ड का मतलब ये हो गया, अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड आफ्टर कंसीडर द मैटर बिफोर इट, द कोर्ट आइदर बिलीव इट टू एग्जिस्ट और कंसिडर्ड इट्स एग्जिस्टेंस सो एज द प्रोबेबल प्रूडेंट मैन कैन ओथ अंडर सर्कमस्टांसेस ऑफ पर्टिकुलर केसेस टू एक्ट इन अ सपोजिशन ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। कोई भी फैक्ट तब प्रूव माना जाएगा जब एक कोर्ट उसको कंसिडर करे, किसको, मैटर को, और कोर्ट ये माने कि वो एग्जिस्टेंस में है, या उसकी एग्जिस्टेंस इस तरीके से माने कि एक सामान्य बुद्धि वाला आदमी उस सर्कमस्टांसेस में, उस केसेस में उसके ऊपर काम करता और उसको एग्जिस्टेंस में मानता, तो वो फैक्ट प्रूव माने जाएंगे। A fact is said to be proved after consider the matter before it, the court either believe it to exist, जब कोर्ट ये माने कि हाँ ये चीज़, ये फैक्ट एग्जिस्टेंस में है, या उस तरीके से जिस तरीके से एक सामान्य बुद्धि वाला प्राणी उस चीज़ को एग्जिस्टेंस में मानता, तो वो प्रूव फैक्ट माना जाएगा। अब हमने बात करनी है डिसप्रूव के बारे में। अब जब हमने इसमें बात की अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड, तो हम इसमें देखेंगे अ फैक्ट इज सेड टू बी डिसप्रूव्ड। अब हमने पहले वाले में बात की थी कि कोर्ट उसकी एग्जिस्टेंस मानेगा, अब इसके अंदर कोर्ट क्या बोलेगा, इसकी नॉन एग्जिस्टेंस मानेगा। और किस तरीके से मानेगा, जिस तरीके से एक सामान्य बुद्धि वाला आदमी किसी भी सर्कमस्टांसेस में आकर के उसकी नॉन एग्जिस्टेंस मानता या बोलता कि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। नॉट प्रूव, अ फैक्ट इज सेड टू बी नॉट प्रूव व्हेन, जब वो ना तो प्रूव हुआ हो और ना वो डिसप्रूव हुआ हो। इसी के साथ हमारा आज का ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपको ये हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
और कोई भी अगर आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट करें। थैंक यू एंड गुड बाय।